Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December attempt. So welcome back to the series which we have started yesterday. जिसमें कल मैंने आपको बताया था effective tips to pass JIGL and after JIGL it's paper number 2 which is company law. येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू द सेम थिंग कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं एंड यूज देम while attempting your paper and you will definitely clear your attempt. आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं. अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो एंड आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ नॉट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं एंड जून के अटेम्प्ट में काफ़ी टेक्निकल पेपर आया था कंपनी लॉ में से. मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्लियर कंपनी लॉ इन दिसंबर 2023. द फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. जैसे कि आपने अगर वो वीडियो देखी थी कि हाउ टू रीड द क्वेश्चंस, उसमें मैंने कंपनी लॉ के क्वेश्चंस पिक किए थे एंड यू वुड हैव सीन कि कई बारी एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं या मल्टीपल चीज़ें पूछी गई होती हैं or there is like a certain provision which is being asked. तो उन सारी conditions में it is very important कि questions को carefully read किया जाए. Also because company law में mostly indirect questions ही पूछे जाते हैं, right? So this is also one of the factor कि क्योंकि most of the cases में जो questions रहते हैं वो indirect होते हैं, so it's important from your end कि आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ो ताकि आपको ये ध्यान रहे कि क्या पूछा जा रहा है एंड मल्टीपल क्वेश्चंस तो नहीं है, सबको आंसर करना है. केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को पहले तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से, जो कि आप पहले 15 मिनट्स में बहुत आराम से कर सकते हो. The next step, this question is being asked from me multiple times कि मैम सेक्शन नंबर्स लिखने हैं कि नहीं लिखने, रूल नंबर्स लिखने हैं या नहीं लिखने, फॉर्म नंबर्स लिखने हैं या नहीं लिखने, प्रोविजन, रूल नेम्स, you have to write everything. You have to write everything. This is essential. देखो सेक्शन नंबर्स में आई ऑलवेज से कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स आपने ज़रूर मेंशन करने हैं एंड इफ़ यू वांट मी टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स ऑफ कंपनी लॉ, आई वुड लव टू डू दैट. जस्ट कमेंट बिलो. मैं ज़रूर आपके साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की जो लिस्ट है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी देयर एज वेल, बिकॉज जैसे पेपर जब पास आते हैं तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है या जो भी PDF वगैरह होती है, आई मेक श्योर कि वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाए. दूसरी बात, रूल नंबर. अब रूल नंबर में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती. अगर आप रूल नंबर नहीं भी लर्न कर सकते हो इट्स फाइन, लेकिन रूल के जो नेम्स हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए. लाइकवाइज आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर का कौन सा रूल है, किस चैप्टर के बारे में कौन से रूल में दे रखा है, और वो रूल आप ज़रूर मेंशन करो. नंबर नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाएगा. फॉर्म का भी नेम ही रहता है, राइट? जो फॉर्म नंबर कह लो या नेम कह लो, नंबर नेम दोनों आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर बीइंग यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, स्पेशली इन पार्ट ए. प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए, रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए. लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन जितना ज़्यादा मेंशन करोगे उतना आपके बेनिफिट में रहेगा, राइट? दिस इज़ वेरी एसेंशियल. बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे हम मेंशन नहीं करेंगे. देखो ये भी नहीं है कि अगर मेंशन नहीं करोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. ऑफ कोर्स अगर आपके एक्सप्लेनेशन करेक्ट है आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आई शुड गिव माय बेस्ट प्रेजेंटेशन और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर मुझे दे, तो इन सब चीज़ों में से मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स है, जो रूल्स एप्लीकेबल हैं उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है इन कंपनी लॉ इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, राइट? The third tip is focus on legal language or key points. Likewise, I always tell students कि key points, key words, legal language पे focus करना is very important. Don't be like कि हम तो अपनी language में लिखेंगे. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, कुछ ऐसे words हैं. For example, we use the word casting vote, right? कास्टिंग वोट को कास्टिंग वोट ही रहने दो, ठीक है, उसे चेंज मत करो. देन वी यूज अ वर्ड वे वी से दैट इफ यू वांट टू पब्लिश इट इन अ न्यूज़पेपर इट हैज़ टू बी एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अ vernacular newspaper with wide
सर्कुलेशन, उसे वैसे ही रहने दो, डोंट चेंज it to regional, right? See, there are two scenarios. Many students feel, why should we use the same words? Because these are legally used words, right? इसमें कोई cramming नहीं है. जब ये words ही legally used है, you should prefer using it. Secondly, अगर अभी से ये चीज़ों को आप नहीं adapt करोगे तो आप अपनी vocabulary को कैसे improve करोगे? आप अपनी legal language को कैसे improve करोगे? कब improve करोगे, right? So this is the stage of learning. Focus on legal language, focus on legal words, keywords, and try to use them as it is. क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखने के चक्कर में आप एक वर्ड को बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में लिख देते हो, बट येट इट डज नॉट कैरीज द सेम इंपॉर्टेंस एंड द वैल्यू दैट इट वुड हैव बीन अगर आप यही वर्ड को एज इट इज यूज करो. सो इट इज माई रिक्वेस्ट कि आपको ज़रूर लीगल लैंग्वेज कीवर्ड्स को देखना चाहिए, लर्न करना चाहिए. हर एक सेक्शन में, हर एक प्रोविजन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं जो आपको आने चाहिए, जिन्हें आप एज इट इज कोट कर पाओ एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ. दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज अंडरस्टैंड एंड कोड द कॉन्सेप्ट्स. अब एक चीज सुनना, जब बच्चे कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फाइन, लेकिन वो जो बातें आप लिख रहे हो वो बातें नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, राइट? वी नेवर से कि आपने पूरा का पूरा बेयर एक्ट एज इट इज लिखना है, लेकिन आपको सेक्शन नंबर्स आने चाहिए, आपको कीवर्ड्स आने चाहिए, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. लेकिन जो भी लिखा जाए कोशिश ये करो कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. कंपनी लॉ का पेपर जो इस बार आया था जून में, दैट वाज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट पेपर, राइट? बहुत आई वुड से ईजी पेपर था और चीज़ें जो थी वो दी हुई है स्टडी मटेरियल में. सो व्हाई नॉट रीड इट एंड व्हाई नॉट अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली. सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने से क्या होता है, जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. जैसे कि पार्ट बी में क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टर ने सर्कुलेट कर दिए ड्राफ्ट मिनट्स, अब किसी ने जवाब लेट दिया या कोई आया नहीं, क्या उसे सर्कुलेट करने हैं, वॉट एवर इट इज, वो सारी बातें गिवन है स्टडी मटेरियल में. एक एक चीज गिवन है कि ये चीजें होती है और वही चीजें पूछी गई है. कॉन्सेप्ट्स इज एवरीथिंग एट एग्जीक्यूटिव लेवल. हालांकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करी जाती, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो एक्सपेक्ट की जाती है, बिकॉज यहां पे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी दैट विल बी टेकन हेड इन द प्रोफेशनल एज वेल. तो प्लीज कंपनी लॉ को पढ़ते वक्त या कोट करते वक्त, आंसर्स लिखते वक्त कॉन्सेप्ट्स लिखने की कोशिश करो, इधर उधर की बातें मत लिखो. अवॉइड डूइंग दैट, राइट? Moving to the last step and very very important, don't fear the language of Bayer Act or study module or study material. बहुत सारे बच्चे स्टडी मटेरियल इसीलिए नहीं खोलते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो बेयर एक्ट जैसा है, हमें समझ नहीं आएगा. वंस यू बिकम अ CS तब भी तो बेयर एक्ट खोल के देखा करोगे ना. ये तो नहीं है कि यही सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी या यही रिपीट होंगी. कभी कभी तो पूरा बेयर एक्ट, नाउ आई हैव cleared from Companies Act 1956, उसके बाद 2013 आ गया. So things would keep on changing. अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आएगा, that won't work, right? तो लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी and this is the best टाइम व्हेन यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स. तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है ज़रूर बेयर एक्ट्स को रेफर किया करो. स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बेयर एक्ट जैसी है, उसे रेफर किया करो, उसे पढ़ने की कोशिश किया करो, एंड ट्राई टू कोट इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू इज एवरीथिंग विच इज इंटरप्रिटेशन. And that starts from Bayer Act, that starts from your study material and that is carried forward to the question papers also. फिर आगे जाके जब आप क्वेश्चन पेपर को आंसर करते हो वहाँ पे भी आपकी इंटरप्रिटेशन की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट करी जाती है, राइट? सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत अच्छी करनी है. डरना नहीं है बेयर एक्ट के लैंग्वेज से, स्टडी मटीरियल के लैंग्वेज से कि हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं. एंड इन द सेम वे क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज से ध्यान से पढ़ो. लाइकवाइज आई टोल्ड इन GIGL ऑल्सो, बुक में से ही है, सिलेबस में से ही है, जस्ट यू नीड टू इंटरप्रेट इट क्लियरली एंड हैव टू चेक कि क्या पूछा गया है और मुझे
क्या आंसर देना है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी लॉ में आपने ज़रूर फॉलो करनी है अगर आप उसे पास करना चाहते हो। आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि कंपनी लॉ का जो पेपर होता है उसमें केस स्टडीज भी आएंगी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका इंटरप्रिटेशन स्किल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। इनफैक्ट लीगल किसी भी पेपर में आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी पड़ती है। ये आप कैसे सीख सकते हो? स्टडी मटेरियल में इंटरप्रिटेशंस देख के, बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करके, राइट। इट रियली हेल्प्स। एंड दूसरी जो बाकी मैंने आपको बातें बोली, जैसे कि सेक्शन नंबर्स मेंशन करने हैं, लैंग्वेज पे अपने ज़रूर वर्क करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे यू वुड डेफिनेटली स्कोर good marks, 60 plus, 40 plus, rather I would say, pass company law with flying colors। लेकिन इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना and you will definitely clear the December 2023 attempt। Thank you so much for watching the video and मुझे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर लो। It's all in the description box below। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। I'll see you super soon in another video। Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on। Bye bye।